बेटा ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। बेटा आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजन ऑल द photoelectric electron do not eject with the same kinetic energy when the monochromatic light। इसका रीजन बताओ बेटा, इसका रीजन। सारे इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी से इजेक्ट नहीं होते हैं बेटा, उसका रीजन क्या है? रीजन पूछा है बेटा। जो मेटल सरफेस, मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और मेटल से जो नीचे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और दूसरी बात है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है ऊपर, तो वो फिर जब वो निकलेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलिजन करेगा या दूसरे इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन कॉज करेगा। तो उस रिपल्सन के वजह से भी जो सारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। इसीलिए आइंस्टीन के इक्वेशन में वही इक्वेशन, आइंस्टीन के इक्वेशन में कौन सी काइनेटिक एनर्जी लेते हैं? एच न्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। तो बेटा इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, आइंस्टीन की इक्वेशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या बोला है? द सेचुरेशन करंट इन केस ऑफ डिफरेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। बेटा सेचुरेशन करंट अलग अलग होता है जब अलग अलग इंटेंसिटी हो तो बेटा देखो इंटेंसिटी किसके ऊपर, इंटेंसिटी अगर बढ़ता है तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ते हैं, बताया था ना। अगर नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो पहले सेचुरेशन करंट मान लो पहले 100 इलेक्ट्रॉन मिलकर सेचुरेशन करंट बना रहे थे, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। अच्छा सेचुरेशन करंट होता क्या है? सेचुरेशन करंट होता है जब आप पोटेंशियल बढ़ाते जाते हो तो सारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन जब एनोड तक पहुंचने लगते हैं तो उस समय जो करंट मिलता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? सेचुरेशन करंट। Saturation current is formed when the all emitted electron, photo electron reaches to the anode। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा निकलेंगे तो ज्यादा अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो फोटॉन ज्यादा होगा, फोटॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किधर पहुंचेंगे? एनोड पे। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचेंगे तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बेटा फोटो करंट भी ज्यादा होगा। तो ये सही बात है, एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेनेशन यही है कि पहले बता देना है सेचुरेशन करंट क्या होता है। तो इट इज द व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन रीचेस टू द एनोड एट दैट टाइम द करंट फॉर्म इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट। जब हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं बेटा तो सारे इमिटेड इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचने लगते हैं, उस समय जो करंट बनता है उसे हम सेचुरेशन करंट कहते हैं। तो बेटा सेचुरेशन करंट उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फोटॉन पे डिपेंड करते हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन नंबर इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर नहीं, इंटेंसिटी बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन बढ़े, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने से नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो ज्यादा नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन हुए तो सेचुरेशन करंट बनाते समय ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो आपका सेचुरेशन करंट भी ज्यादा होगा। If one goes on increasing the wavelength of light incident on a metal surface, keeping its intensity constant, the emission of photoelectron stops at a certain wavelength। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, and wavelength should be less than or equal to lambda naught। तो बेटा अगर वेवलेंथ आप बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो जाएगा, तो बेटा जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बेटा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है ना, तो हायर द लैम्डा लोअर विल बी द एनर्जी। तो अगर आप लैम्डा बढ़ाते जाओगे तो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो घटती जाएगी, तो एक समय इंसिडेंट एनर्जी बेटा वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट होगा। या वेवलेंथ के टर्म में भी बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन तभी इमिट होता है जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से वेवलेंथ कम होता है, उससे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, देखो ये तो सबसे बन जाना चाहिए। डिफाइन मास डिफेक्ट, देखो तुम्हारा पेट क्वेश्चन, मास डिफेक्ट
डिफेक्ट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल मास एंड एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना? थ्योरेटिकल मास और एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस में होता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो बेटा इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द न्यूक्लियॉन्स इनफाइनाइटली अपार्ट। न्यूक्लियॉन्स को इनफाइनाइट दूरी पर रखने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे वी कॉल इट एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसी को जब सॉल्व करते हैं यू के टर्म में तो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना? फिर उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन है कि एक ड्यूट्रॉन है। ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, मुझे पता है ना। ड्यूट्रॉन फॉर्मूला मालूम है? ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? 1h2 होता है। तो एक ड्यूट्रॉन के अंदर कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? बेटा कितने प्रोटॉन? तो Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और A माइनस Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के 2 होता है ना। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? मास डिफेक्ट इज इक्वल्स टू A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये A माइनस Z क्या बता रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Mn क्या बता रहा है? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ये Z क्या बता रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। Mp क्या बता रहा है? मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो ये जो आपने निकाला दिस इज द थ्योरेटिकल मास ऑफ द न्यूक्लियस। इसको जब एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मास डिफेक्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे बेटा मास डिफेक्ट निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको। A माइनस Z कितना होगा? देखो ये A है ये Z है, तो A माइनस Z कितना होगा? 1। तो क्या करोगे? 1 इंटू Mn का वैल्यू देखो दिया यहाँ। फिर क्या करोगे? Z की वैल्यू भी 1 है, 1 इंटू Mp। तो ये दोनों निकल गया, यानी ये थ्योरेटिकल मास आ गया। एक्चुअल मास दे रखा है, देखो एक्चुअल मास कितना होता है इसका? तो इसका एक्चुअल मास होगा 2U। एक्चुअल मास दे रखा है ना, ये दे रखा है 2.0। एक्चुअल मास कितना है? 2.0133। बेटा इसमें थोड़ा सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान देना पड़ता है, मतलब मल्टीपल डिजिट का है तो थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है आपको। तो बेटा अब क्या करोगे? माइनस m कर देना, इनमें एक डिफेक्ट आएगा और जो भी आएगा उसमें 931.5 से, या ये बोल रहा है 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना, इससे आपका मास डिफेक्ट आ जाएगा। इस मास डिफेक्ट तो यही आ गया, मास डिफेक्ट यही आ गया। एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना। एकदम आसान क्वेश्चन है, ये सबको ही आना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना? हुआ है क्वेश्चन कि नहीं हुआ? कह रही थी एक भी नहीं बनेगा सर, होपलेस हो जाते हो तुम लोग। दूसरा सर्किट, ड्रॉ अरेंजमेंट ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। सर्किट बनाइए जिससे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी हो जाए। अपने क्लास में बनाया होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स में भी बनाया होगा। प्रैक्टिकल्स में भी तो बनाया था, प्रैक्टिकल्स में भी तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर स्टडी करना है तो दो बनाना पड़ेगा, एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस। तो बेटा फॉरवर्ड बायस के लिए ऐसे कनेक्ट कर लो, तुम रियोस्टेट वगैरह चाहो तो कनेक्ट कर लो, चाहे मत करो, ठीक है ना? एक यहाँ पे मिली एम्पियर होगा, फिर एक यहाँ पे रियोस्टेट होगा, रियोस्टेट ताकि ये फूके ना। फिर उसके बाद इस तरह से एक बैटरी लगा लो ऐसे, और वोल्ट मीटर ऊपर लगा लो। अरे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आई यहां से मिल जाएगा, वी यहां से मिल जाएगा। रिवर्स बायस के लिए बनाना है, ये तो फॉरवर्ड बायस का स्टडी करने के लिए। रिवर्स बायस के लिए कुछ नहीं करना, उसको उल्टा कर देना, सब चीज सेम। और यहां जो मिली एम्पियर है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे? माइक्रो एम्पियर से, माइक्रो एमीटर से, ठीक है ना? तो हो गया बेटा, समझ रहे हो ना? रिवर्स बायस के लिए बनाना है वो तो इसको उल्टा कर देना और मिली एम्पियर की जगह माइक्रो डाल देना, खत्म हो गया। फिर दूसरा है शो द शेप ऑफ, बेटा बताया था शेप क्या होता है। इस तरह से फॉरवर्ड बायस, ये आई होता है मिली एम्पियर में और ये वी होता है प्लस, रिवर्स बायस में इस तरीके से नीचे जाता है। इससे दो इंपॉर्टेंट बात आपको क्या क्या पता चलती है? तो बेटा कुछ भी लिख सकते हो। एक क्या लिख सकते हो? कट इन वोल्टेज, जिस पॉइंट पे फॉरवर्ड बायस में करंट स्टार्ट हुआ। एक और क्या लिख सकते हो? ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिस पॉइंट पे बॉन्ड ब्रेक हो गया और सडनली ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ। और क्या लिख सकते हो? लीकेज करंट, लीकेज करंट की ये लीकेज करंट है। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण
रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होता है उसे लीकेज करंट कहते हैं। तो लीकेज करंट भी बता सकते हो, ठीक है ना। ये सब पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इनको। आसान था ये तो, बहुत ही आसान था, इसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप ये गलत करेंगे तो। आइए बच्चों, जो परीक्षा की घड़ी थी, 2 केस स्टडी थे। दूसरा वाला तो खैर बहुत आसान है, लेकिन ये वाले केस स्टडी को थोड़ा गौर फरमाइए, आराम से आप 2 मिनट टाइम लीजिए, इसको रीड कीजिए, ये कुछ आपसे कहना चाह रहा है। अब एग्जाम के बाद उठाना, बोला था ना कि एग्जाम में पे नहीं उठाते रहो ना आप, क्या भी बाद में उठाना। देखो तुम, कई बार हम लोग जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या कहते थे आपसे कि केस स्टडी आए तो पैराग्राफ पढ़ा ही मत करो, डायरेक्ट आंसर शुरू किया करो। बोलते थे सीबीएसई बोले अच्छा बेटा तुम लोग बहुत स्मार्ट बन रहे हो। क्यों? क्योंकि उसको बोला पैराग्राफ पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट स्टार्ट। क्यों हम बोलते थे? अरे पैराग्राफ में जैसे गैलोरीमीटर आ रहा है तो उसी का वर्किंग लिखा होगा आपको पहले से पता है, ट्रांसफार्मर आ रहा है तो उसका वर्किंग लिखा होगा आपको पहले से पता है, एसी जनरेटर आ रहा है तो आपको पहले से पता है। तो हम लोग बोलते क्या जरूरत है पढ़ने की, डायरेक्ट क्वेश्चन करो ना। सीबीएसई बोला कि होल्ड ऑन, वेट, बताते हैं। बोला पूरा पैराग्राफ एकदम ध्यान से पढ़ो। और ये कुछ नहीं, मतलब ये नहीं भी कोई, अगर मान लो जो लोग इसको जानते होंगे अच्छी बात है, जो नहीं भी जानते फिर भी पैराग्राफ पढ़ के यू कैन डू इट। पैराग्राफ पढ़ के नीचे का न्यूमेरिकल कर सकते हो, बाकी हाथों पर मचा सकते हो कि हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस है। आरसी सर्किट डीसी के साथ तो आउट ऑफ सिलेबस है, बोलो। वो तो कुछ नहीं तो वो जवाब देते हैं कि तुम्हें क्या लगा, मैंने पैराग्राफ नहीं दिया था आपको? पैराग्राफ तो मैंने आपको दिया था, आपको करना चाहिए। पैराग्राफ में सारे इंफॉर्मेशन थे, जो इंफॉर्मेशन आपको याद होने चाहिए सारे इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में थे, तो करिए फिर। आइए बच्चों, तो बोल रहे कि एज सुन है द सर्किट, ये ऊपर कुछ सर्किट बना रखा है देख लिया हमने, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, आइडियल बैटरी है और आरसी सीरीज सर्किट बोलते हैं इसको। फिर बोल रहा है कि जैसे हमने सर्किट को कंप्लीट किया, की S1 को क्लोज किया, तो जब की S1 को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर के अंदर करंट जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। द बैटरी charge on the capacitor increases consequently and the potential difference Vc is equals to Q by C across the capacitor also increases। तो इसके क्रॉस जब चार्ज बढ़ता गया तो Q by C से V भी बढ़ता गया। पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे से। When this potential difference equal to the potential difference across the battery, यानी जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया और करंट इसके बाद फ्लो नहीं किया। ये बात बोल रहा है। बोला ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जब वो चार्ज हो रहा है उस समय द चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q इज गिवन विद अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ फंक्शन में दे रखा है Q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, आपको दे रखा है। फिर बोला है तो चार्जिंग करंट कैन बी, अब बोला है कि मैंने चार्ज आपको दे दिया है, अगर आपको करंट की इच्छा है तो आपको डिफरेंशिएशन आता है, आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। और आपको डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है, ठीक है, मैं उसका भी फॉर्मूला देता हूं आपको कि e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन जो होता है m आगे आता है और e टू द पावर mx होता है। बोला मैं ये भी बता दिया आपको। चलो कोई बायो बैकग्राउंड से बोले कि मुझे ये भी नहीं आता, ठीक है। अब बोला कि सब कुछ वैल्यू दे रहा हूं, अब सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। ये बोला, ऐसा बोल दिया। ऐसा सब बोलने के बाद बोला पहला क्वेश्चन अब आ गया मेरा सामने। पहला क्वेश्चन आया कि द फाइनल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर व्हेन की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। तो अब देखिए बेटा, कैपेसिटर के ऊपर फाइनल चार्ज बताना है जब S1 क्या है, क्लोज है, और ये S2 क्या है, ओपन है।
तो फाइनल चार्ज जब बनेगा तो कोई करंट तो फ्लो नहीं करेगा, तो ये पूरा का पूरा बैटरी इसी को मिल रहा होगा, अरे पूरा वोल्टेज इसी को मिल रहा होगा ना। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू क्यू इज इक्वल्स टू CV, अरे C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q इक्वल टू CV। देखो पहला पार्ट हो गया हलवा क्वेश्चन, Q इक्वल टू C की वैल्यू देख लो नीचे, Q इक्वल टू CV, तो यहां देख लेता हूं C की वैल्यू कितनी है 500, तो 500 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 इंटू 10, ठीक है ना, V की वैल्यू 10 है, तो कितना आ गया 5000 इंटू 10⁻⁻6 बटा 0 का हिसाब कर दो, तो कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻3 कूलम, तो इसको क्या लिख सकते हो 5 मिली कूलम। लो पहला पार्ट हो गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया। घबराना मत एग्जाम में, बस नहीं तो अगर देख के क्वेश्चन डर गए और उसमें तुम्हें लगा कि भगवान ने क्या ही दे दिया आज, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, घबराना मत, तुम ध्यान से देखना क्वेश्चन में, मतलब ऐसा जब कोई अलग सा पैराग्राफ देगा तो हेल्प भी काफी देगा। अच्छा दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर सफिशिएंट टाइम द की S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। सफिशिएंट टाइम के लिए S1 ये हटा दो ना, ये मिटा दो ना, ये तो ठीक है ना, तो याद रखना 5 मिली कूलम आया था, तो बोल रहा है सफिशिएंट टाइम के लिए मैंने S1 को बंद कर दिया और S2 को ओपन रखा, तो सफिशिएंट टाइम में कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया होगा। अब देखो फिर क्या कह रहा है कि S1 को ओपन है, फिर बोला कि अब मैंने क्या किया S2 को क्लोज करके S1 को ओपन कर दिया, S2 को क्लोज करके S1 को ओपन कर दिया, तो बेटा ये S2 को क्लोज किया और S1 को ओपन किया, S1 को ओपन S2 को क्लोज, तो कैपेसिटर क्या होने लगेगा डिस्चार्ज होने लगेगा। अच्छा देखते हैं फिर क्या पूछा है आपसे, फॉर ए सफिशिएंट द नाउ व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा तो फाइनल चार्ज क्या बचेगा 0, क्योंकि जब तक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा, जब तक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा कैपेसिटर से करंट जाता रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ना, तो करंट फ्लो करता रहेगा, तो फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी व्हाट 0। अरे चार्ज पूरा खत्म हो जाएगा ना रेजिस्टर में, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, थर्ड बोला कि आरसी का डायमेंशन बता दो, क्या बोला आरसी का डायमेंशन बता दो। अब देखो आरसी क्या है इधर, आरसी का डायमेंशन बता दो बच्चों, यहां पे एक सीख देता हूं मैं आपको कि E का पावर अगर कुछ भी है, जैसे E का पावर यहां -T/RC है, तो बच्चों E के जो पावर में होगा ना वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, E के पावर में जो होना चाहिए क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो बेटा अगर ऊपर का डायमेंशन टाइम है तो इसका भी डायमेंशन क्या आएगा टाइम आएगा, इसका भी डायमेंशन क्या आएगा टाइम, केवल टाइम आएगा। तो अब आंसर में चेक कर लो डायरेक्ट, डायमेंशन किसका, टाइम का डायमेंशन किसमें है, हाँ टाइम का डायमेंशन केवल डी में है, m0 l0, l मतलब लेंथ 0, m मतलब मास 0, a मतलब एम्पियर 0, तो टाइम का डायमेंशन किसमें है डी में, आंसर इज डी, आंसर इज डी, इसका आंसर डी है। देखो ये क्वेश्चन गलत है, इसको सॉल्व भी करोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो इसको हटा देता हूं। क्या करना है वैसे, S1 क्लोज किया है, S2 ओपन किया है, 5 सेकेंड बाद रजिस्टर में करंट कितना होगा, चलो निकाल लेते हैं। 5 सेकेंड बाद करंट बोला है रजिस्टर में, तो बच्चों ये Q इक्वल टू कैपिटल Q 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/RC है ना, तो बच्चों ये Q क्या है, ये Q है फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज कैसे, T की वैल्यू इंफिनिटी डालो, तो E बेटा E की वैल्यू यूलर्स नंबर होता है, E की वैल्यू 2.3 समथिंग होती है या 2.7 होती है, इसका पावर इंफिनिटी करोगे तो 0 आएगा, माइनस इंफिनिटी करोगे तो 0 आएगा। बच्चों समझ में नहीं आएगा, माइनस इंफिनिटी करने पे 0 कैसे आएगा। बच्चों 2 का पावर -1 है, बोलो कितना आएगा 1/2, 2 का पावर -2 है, बोलो कितना आएगा 1/4, 2 का पावर -3 है, बोलो कितना आएगा 1/8, 2 का पावर -4 है, बोलो 1/16, तो 2 का पावर माइनस इंफिनिटी है, तो 1/2 का पावर इंफिनिटी, 2 का पावर इंफिनिटी क्या होगा इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या होगा 0, तो 1/इंफिनिटी अगर 0 है तो E एक
2 से बड़ा नंबर है ना, मतलब 1 से बड़ा नंबर है ना, तो 1 से बड़ा नंबर का पावर माइनस इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी इसलिए कर रहा हूं मैं, इस Q को जानना चाह रहा हूं कि Q है क्या। तो कैपेसिटर जब इनफाइनाइट टाइम बाद कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो गया, यानी T की वैल्यू जब इन्फिनिटी डालोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कैपिटल Q क्या होता है बच्चों, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। अब लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में क्या बोला था, करंट निकालो, करंट निकालो। तो करंट के लिए क्या करो, डिफरेंशिएट मार दूं, इसको डिफरेंशिएट मार दूं। तो अच्छा बच्चों, Q की जगह मैं लिख क्या सकता हूं, जैसे अगर Q की जगह मुझे लिखना हो तो Q की जगह मैं CV लिख सकता हूं कि नहीं। अरे Q की जगह CV लिख सकता हूं ना, क्योंकि CV वाज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अभी तो किया था CV, फाइनल चार्ज CV है। CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई आर सी। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे I इज इक्वल्स टू, बेटा अंदर CV माइनस CV इंटू e टू द पावर माइनस t बाई आर सी आएगा। तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो। दूसरे टर्म में CV तो ऐसे रहा, बेटा ये माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1 बाई आर सी आगे भी आएगा। अरे डिफरेंशिएशन में पता है ना ये भाई, ये आएगा डिफरेंशिएशन। अरे समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं बच्चों। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू, आई इज इक्वल्स टू सी से सी कैंसिल हो जाएगा, v बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आई आएगा। तो बच्चों v गिवन है, r गिवन है, e की वैल्यू, अब बोला कि किस टाइप आरसी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन पे सीबीएसई ने सबको नंबर दिया है, मैं तुम्हें मार्किंग स्कीम दिखा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, सीबीएसई ने बोला था रिवार्ड, अटेम्प्ट किया है बच्चे ने, नंबर दो। देखो अगर कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आता है ना, तो सीबीएसई बोर्ड में माइनस मार्किंग नहीं है, अटेम्प्ट जरूर करना। सीबीएसई ने बोला है कि अटेम्प्ट करने पे ही नंबर दो। तुम क्वेश्चन नंबर भी डाल के देके आ जाओगे ना, तुमको नंबर मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें मान लो एग्जाम में बैठे तुम्हें हवा ही नहीं लगा, भगवान क्या ही ये क्वेश्चन है, तुम उसमें लिख के आ जाना नंबर। इसीलिए बोल रहा हूं अच्छी हैबिट बनाओ कॉपी पे नंबर डालने की, नंबर डाल के ये नियम है कि नंबर बच्चे ने डाल दिया, कुछ नहीं लिखा, एक लाइन नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर डाला है, नंबर दो उसको फुल, क्योंकि क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन में क्या है, तुम पूरी एनालिसिस करा लो भाई, पहले तुम डिफरेंशिएट करा लो, आई का फंक्शन बनवा लो, फिर आरसी की वैल्यू निकलवाओ, आरसी की वैल्यू ऊपर से निकालो। आरसी की वैल्यू देखो यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू कितनी है 500, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा 20 इंटू 500, तो 3 जीरो कितना आएगा, जीरो देख लो पहले। माइक्रो का 10⁻⁻6, किलो का 10⁻3, तो मल्टीप्लाई होकर कितना होगा 10⁻⁻3, और इधर से 3 जीरो इनका आया तो 10⁻⁻3 और 10⁻+3, खत्म हो गया, पावर ही खत्म हो गए सारे, बचा गया 2 5 जा 10, तो आरसी की वैल्यू कितनी आई 10। तो ये आई का जो फंक्शन बना उसमें आरसी की वैल्यू 10 आई। 5 सेकंड बाद आपसे करंट पूछा है, देखो 5 सेकंड बाद करंट पूछा है, 5 सेकंड बाद, तो 5 सेकंड बाद करंट कितना होगा, V की वैल्यू कितना था 10, V का वैल्यू कितना था 10, R का वैल्यू कितना था 20 किलो ओम था ना, तो 20 इंटू 10⁻3 इंटू ई टू द पावर माइनस टी आर सी, तो माइनस टी का वैल्यू कितना -5 अपॉन आर सी कितना था 10 था, तो ई टू द पावर -1/2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2, यानी 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू ई टू द पावर -1/2 है, तो इसको ये लिख लूं क्या 1/√t। अरे -1/2 था तो √t लिख लो। देखो कोई आंसर ही नहीं मैच कर रहा है कि कर रहा है, कर रहा है कोई आंसर, वो वाला मैच कर रहा है, ए वाला मैच कर रहा है, ये आंसर है इसका। बताओ ये कोई बात हुआ, ये तो गलत बात हुआ ना, सरासर गलत बात है। ये क्वेश्चन में मैं इसलिए इसको कर पा रहा हूं क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, लेकिन अगर वो बच्चा एट द पूरे टाइम में उसको टाइम भी निकालना है, डिफरेंशिएट भी करना है, तो एक तरीके से मान लो आरसी सर्किट आज आपने पूरा पढ़ लिया, डीसी आरसी सर्किट आपने पूरा पढ़ लिया, समझ में आ गया ना क्या क्या मैटर होता है इसमें। सीबीएसई ने इसमें बोल रखा है प्रभु गलती हो गई मेरे से, आज के बाद ऐसी गलती करूंगा नहीं मैं,
इसमें बोला है अवार्ड 1 मार्क इफ स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड दिस पार्ट। एक मार्क्स अवार्ड करने को बोला है, तो दिया भी, मार्किंग स्कीम भी दिखा दूंगा आपको, 1 मार्क अवार्ड करने को बोला है। बच्चों ये भी देख लो, एक मुद्दा और निपटाऊं। अरे तुम लोगों को क्या हो गया है, यही तो लड़ाई है। देखो इधर, थप्पड़ मार दूंगा हारे तो। देखो जितने बच्चे अभी बच गए, ऑफलाइन वालों का तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन गुस्सा नहीं करना है बेटा, फोन नहीं फेंकना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो सुमरत, तुम्हें भी ऑनलाइन क्लिक करना चाहिए। देखो जितने स्टार्ट किया था मैंने, आधे कोई भी नहीं सो रहा। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक अभी रिप्लाई, वो थम्स अप किया। धीरज, धीरज, यस सर। श्रुति, श्रुति भी है, थम्स अप किया। काव्या, यस सर। ठीक है। 1, यस सर। ऋषभ, यस सर। दीक्षा, दीक्षा भी है, थम्स अप आ गया उसका। जितने जितने बचे हैं ना, उन्हीं की रैंक आनी है बस, उन्हीं का नंबर ज्यादा आना है, 90 प्लस उन्हीं का आना है, बाकी का तो क्षमता ही नहीं है। अवनी अंजल निपट गए बेटा 85 पे, 90 उनके बस की बात नहीं है। जिनके अंदर झेलने की क्षमता होगी वही तो झेल पाओगे। मैं यहाँ पढ़ा रहा, तुम पढ़ोगे क्या? अगर मैं पढ़ा, यही जो बच्चे बच गए, यहाँ ऑफलाइन वाले तो मजबूरी में पढ़े हैं, कुछ बच्चों को छोड़। पेपर में आएगा तो सिखा तो रहा हूँ करना क्या है, मैं सिखा भी तो रहा हूं, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ तुम ही सॉल्व कर लो। अरे ये मैटर निपटा लो थोड़ा सा बेटा। इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट, अरे तो इसमें टी की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0। तो इनिशियल वैल्यू कितनी आएगी, V बाई आर। V कितना था, V बाई आर तो निकाल लिया था ना हमने, 0.5 मिली एम्पियर आया था ना, तो आंसर इज 0. ये रहा बी पार्ट। यही वो क्वेश्चन था जिसको देख के बच्चे हमारे बहुत दुखी हो गए थे कि सर पता नहीं जीवन में हमने कौन सी चीज देखी है आज। कोई बात नहीं, अब तो तुमने देख लिया ना, तुम लोग ये मत बोलना। एक RL और होती है, वो जाने से पहले वो भी सिखा दूंगा। एक DC, मतलब DC की सर्किट, जैसे RC और RL आपने AC में पढ़ा है। ये जो क्वेश्चन है किससे, RC और RL अगर DC में हो तो क्या होगा, तो RC आज आपने पूरा पढ़ लिया, उसका फंक्शन बनता है Q इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई RC। इसी तरह से RL भी होता है, वो समझा दूंगा एक दिन, बस दोनों हो गया। अब क्या ही आएगा, आएगा भी तो केस स्टडी में आएगा, नहीं तो फिर नंबर तो देगा, और कुछ और आ गया तो अटेम्प्ट कर लेना। बच्चों देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक केस स्टडी है, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे तो कर लोगे। इक्वी कॉन्वेक्स है, अब तो कर लोगे ना ये तो इसका इमेज कैसा बनेगा स्क्रीन पे बताना। तो एरो ये नीचे हो जाएगा, ये जो गोला है वो ऐसे घूम जाएगा। हाँ, सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अरे समझ रहे हो ना, दोनों रियल इन्वर्टेड बनाएगा तो गोला को ऐसे घुमाएगा, सी आंसर होगा। हाँ, क्या हुआ बोलो, उल्टा नहीं होगा। रियल स्क्रीन पे लिया जा रहा है, क्वेश्चन ने ये बोला है, तो स्क्रीन पे केवल रियल इमेज को लिया जा सकता है। देख लो ये फटाफट बताओ मेरे को। कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, याद है ना, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा, क्योंकि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनाता है, उसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा। बता दिया ना। क्या पूछा था, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था। फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, ये तो गलत हो गया। फॉर ऑल वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, सही बात है। जितने भी रियल इमेज वर्चुअल इमेज है सबका मैग्निफिकेशन प्लस होता है, ट्रू हो गया। तो आगे नहीं पढ़ूं, आगे बढ़ लो। ये केस मैंने क्लास में कॉपी में लिखवाया, आंसर बता दो मुझे बस। कटिंग वाले 2 केस कराए थे, एक ऐसे कराया था और एक ऐसे कराया था। तो इसे कॉन्वेक्स लेंस कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकल लेंथ क्या होगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा बेटा।
एक लेंस ऐसे था, इसको ऐसे काट दिया, ये f हो गया। तो बेटा ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, r/2 इंटू n21 माइनस 1, ये याद होना चाहिए। इसको दो टुकड़ों में काटोगे तो दो प्लेनो कॉन्वेक्स बन गए ना, तो प्लेनो कॉन्वेक्स बने तो इसका फोकल लेंथ f डैश है, तो f डैश का फॉर्मूला क्या होता है, r/2 हट जाता है n21 माइनस 1, n21 माइनस 1। तो देखो f डैश इसका f का ट्वाइस है कि नहीं है, अरे इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2 नीचे से कटेगा वहां आएगा, तो f डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f। अब एक और बात बता दो, मुझे बस पूछ ही ले रहा हूं, अगर ऐसे काटा तो सेम रहेगा बेटा, f ही रहेगा। अगर सीधा ऐसे काट दिया तो आंसर इज f, वर्टिकल काटा तो आंसर इज 2f। ठीक है, आगे बढ़ लो, ये तो आसानी था, इसमें दिक्कत नहीं है। अब मैं ये सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस ऐसे बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नीचे वाला कराऊंगा, ये वाला करा देना। देखो ऑब्जेक्ट बेटा 20 सेंटीमीटर पे, केस 1 ऊपर होगा केस, चलो कोई बात नहीं, केस 1 वो कॉन्वेक्स वाला है, ऑब्जेक्ट रखा है 20 पे, u की वैल्यू कितनी हो गई -20, स्क्रीन 50 सेंटीमीटर पे है एंड स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, लो गूगली आ गया, ऑब्जेक्ट से 50 पे है बेटा, ये 20 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट है लेंस से, डायग्राम देख लो, ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है, लेंस से कितने पे है 20 पे, और ये जो स्क्रीन है वो ऑब्जेक्ट से कितने पे है 50 पे। तो बताओ लेंस से इमेज कितने पे होगा 30 पे, तो बेटा u की वैल्यू -20, v की वैल्यू +30, अरे रियल इमेज बन रहा है ना, प्लस में v होगा, सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा, मैं नहीं बता रहा, अरे कर लोगे ना, क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, सॉल्व कर लिया, 12 आएगा, देखो आर्यन बता रहा है, बाकी देख लो अपना, पक्का ना, ठीक है 12 आंसर बता रहा है, देख लो। अब ये वाला आ जाओ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा हम लोग एंजॉय करेंगे, पढ़ लो एक बार, रट्टा मार क्या है, प्रूफ करके दिखा, प्रूफ करके दिखाना है इसमें, मैं करके दिखाता हूँ। ओह ज्यादा दिमाग लगा रहा है, तो डायमेंशन से हो जाएगा, तो बी वाले का भी तो डायमेंशन वही आएगा, अच्छा बी वाले का नहीं आएगा, ओह दिमाग यूज कर गए, दिमाग क्या यूज किया पता है, इसने बोला फोकल लेंथ पूछा है ना, डायमेंशन से निकाला इसने, बोला ये मीटर, फोकल लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा, फोकल लेंथ का डायमेंशन आएगा, फोकल लेंथ का डायमेंशन आएगा मीटर, तो इसका डायमेंशन कितना आएगा मीटर स्क्वायर, अरे एल स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर लिख रहा हूं, मतलब एल स्क्वायर, इसका डायमेंशन कितना आएगा √m, अरे √l यानी l का पावर 1/2, इसका डायमेंशन कितना आएगा, कोई डायमेंशन नहीं, डिस्टेंस अपन x1 और x2 डिस्टेंस ही तो है, कोई डायमेंशन नहीं, इसका डायमेंशन कितना आएगा मीटर स्क्वायर का रूट मीटर, अरे चेला डायमेंशन से निपटा दिया, सॉल्व करो इसको, डायमेंशन से निपटा अच्छी बात है, उसको बुरा कुछ भी नहीं मान रहा, लेकिन सॉल्व भी तो करो। मान लो एक क्वेश्चन आया 2 नंबर में कि शो करो x1 x2 का रूट होता है, अब चलो सॉल्व कर लो, गधा भाई का प्लान फेल करता है, सॉल्व करो इसको, अच्छा क्वेश्चन ही चला गया, अब देख लो, बच्चों धैर्य धैर्य गदाधारी भीमो, धैर्य धैर्य है ना, धैर्य लेके करो पक्का आंसर आएगा। अरे कॉन्वेक्स लेंस है, ये f1 होता है, ये f2 होता है, तो बोला है कि इससे x1 डिस्टेंस पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा है, x1 पीछे, और उसका इमेज इधर x2 आगे बन रहा है,
तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा f, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा f। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी माइनस f प्लस x1, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस साइड बन रहा है तो f प्लस x2। बच्चों एकदम पेशेंस रख के इसको सॉल्व करो, आंसर पक्का आएगा। पेशेंस रखो, मिरर अब यूज करो फिर लेंस फॉर्मूला, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। पुट कर दो 1 अपॉन वी तो 1 अपॉन एफ प्लस x2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एफ प्लस x1 इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आएगा f प्लस x1 प्लस f प्लस x2 डिवाइडेड बाई ये नीचे आएगा f प्लस x2, और ये आएगा f प्लस x1 इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स1 प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स2। इधर इसको उधर मल्टीप्लाई करो ले जाके, बेटा ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स1, फिर इसको उठाओ इसके साथ मल्टीप्लाई करो प्लस एफ एक्स2 प्लस x1 x2। देखो कट रहा है कुछ कुछ, f(x1) कट गया, f(x2) कट गया, f स्क्वायर है, एक f स्क्वायर कट गया, तो f स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, f स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया x1 x2, तो f कितना आ गया अंडर रूट ऑफ x1 x2। ठीक है, धैर्य रखोगे, कोई धैर्य भी, कोई पेशेंस भी फिजिक्स में बहुत जरूरी है, पेशेंस भी रखना चाहिए, और लिमिट तक टेस्ट किया जाएगा। जैसे आज आपके पेशेंस की बहुत ज्यादा परीक्षा हो रही है, 3 घंटे तो एग्जाम में बैठना पड़ता है, अब उससे ज्यादा पढ़ो तो बताओ। उसमें भी मैंने 10 मिनट का ब्रेक दिया, तुमने 15 मिनट कर लिया था उसको। क्लास स्टार्ट 2:15 पे हुई थी। हाँ अच्छा, एग्जाम में तुम टॉयलेट चले जाते हो 3-4 कटा गए। हो गया, लिख लिया बच्चों, लिख लिया, समझ में आया ना? चलो जल्दी जल्दी खत्म करो। अब आ गए सेक्शन ई में, कितने रह गए, 3, 33 खत्म हो जाता है बेटा। कहाँ जी रहे हो तुम? अच्छा हाँ, और भी है। जैसे इसने बताया कि सर 3 नहीं 6 बचे हैं, आधे से ज्यादा बालक यहाँ। विनोद देख रहा है मेरी ध्यान से, अब क्या होगा? सुमरा देख रही कि अब क्या होगा मेरा। ये तो 6 बचे हैं अभी। चलो बच्चों, कॉमन बच्चों तो बच्चों बॉटल ग्लूकोज वगैरह, अगली बार ग्लूकोज ड्रिंक बेटा, कम विद ग्लूकोज ड्रिंक, ग्लूकोज ड्रिंक लिया करो बच्चों। सुमरा पानी पियो बेटा, चीनी नमक का घोल मंगाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 31। तो बेटा जो नहीं आया उनका बहुत लॉस हो चुका है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलो 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 लगे रहो, वो ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचो मत। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मतलब एक ही है, एनसीईआरटी में है बस, अदरवाइज इसके एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलते। कदा बच्चों को उम्मीद लगी थी कि 3 क्वेश्चन है, तो वो और बताना जरूरी था तेरे को कि और करके भी 3 है। 3-3 करके मैं करा देता बच्चों को, तो 6-6 बोल के बच्चों को डरा गया। बोलना ही नहीं चाहिए, मैं बोलता 3 ही है, 31, 32, 33, तो ये गधा करेगा और भी है। जरा फटाफट देखो जी, तुम लोग को बच्चों निपटा रहा है ये क्वेश्चन, देखो जरा।
ई दे रखा है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन क्या होगा? अरे तो ई पॉइंट चार्ज के जैसा है ना, तो इसके पोटेंशियल का फंक्शन होगा के क्यू बाई आर। अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या दे रखा है? के क्यू बाई आर स्क्वायर ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, के क्यू की जगह ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, के क्यू की जगह ए है, तो ये ए अपॉन आर स्क्वायर है और रेडियली आउटवर्ड होता है। उसी तरह यहाँ पे ए अपॉन आर इसके v का फंक्शन होगा। बहुत आसान सवाल, समझा ना? v इक्वल टू ए बाई आर होगा, v इज इक्वल टू ए बाई आर होगा। समझ में आ रहा है ना? अरे पहली बात ये समझो, e का फंक्शन दिया, v का निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा? तो बेटा वर्क डन इज इक्वल टू, या चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई, यूएफ माइनस यूआई। तो निकालो फिर चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सुनो मैं बताता हूं, पहले तुम लोग को थोड़ा सा थियरी दिमाग, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया ना, क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार। दो चार्ज है, उनका कुछ एक्सेस वैक्सेस दे रखा है, पॉइंट पॉइंट दे रखा है, फिर ऐसा ऐसा हो रहा है कुछ। ओवर देखो, अवनी खाना खा के फिर से ज्वाइन कर लिया उसने। बेटा कितने क्वेश्चन का गैप हो गया? अवनी कब गई थी, कब आए? तो हम लोग 31st पे आ गए। सर सेक्शन डी। अच्छा सेक्शन डी में कब हुए थे? चलो कोई बात नहीं, 2 केस स्टडी गया तुम्हारा। बच्चे देखो, पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? थियरी थोड़ा सा देख लो, इसका थियरी देखो। देखो बच्चों, अगर 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R। सही बात है। अब बेटा मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दूं, मतलब कैसे भी ऑन कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑन कर लूं, तो बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी ये Q1 और Q2 का कुछ एनर्जी बनेगा। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एनर्जी निकालते हैं तो ये तो होता ही है, साथ में क्या होता है? Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस K Q1 Q2 बाई R, ये होता है ना? अरे होता है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर देते हो तो ये होता है। अब तुम्हें क्या निकालना था? डेल्टा यू। तो बेटा ये यू इनिशियल था, ये यू फाइनल था, तो डेल्टा यू निकालोगे तो ये दोनों टर्म तो कट जाएंगे ना। तो डेल्टा यू डायरेक्टली किसके इक्वल आएगा? डायरेक्टली इक्वल आएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2। अरे बात समझ में आई क्या? आई क्या बात समझ में? अब देखो बच्चों, Q1 और Q2 की वैल्यू आपको गिवन है और V का फंक्शन गिवन है, V इज इक्वल्स टू A बाई R, A की वैल्यू गिवन है और R की वैल्यू क्या लेना? तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके सेंटर से दूरी कितनी है, वो R है। तो एक का शायद 3 है और एक का शायद 5 है, ऐसा ही कुछ है। दूरी मतलब मैग्नीट्यूड लेना है आपको। 3 दे रखा था क्या? एक का था -3, एक का था +3। तो चार्ज क्या करोगे? इसका पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? अभी तो बताया ना, इसको सॉल्व करो। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q1 कितना है? अच्छा उसकी जरूरत है हमें, हाँ पड़ेगी। Q1 कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू कितनी होगी? A की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है? 3। अरे ये डिस्टेंस लेना है कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? 3। ये Q1 हो गया। बाद में दूसरा वाला चार्ज कितना है? माइनस, तो
बेटा पोटेंशियल एनर्जी में आप माइनस में लोगे, चार्ज को विद साइन पुट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, तो -1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁵ दिस डिवाइडेड बाई 3, डिस्टेंस लेना होता है, -3 + 3 नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब बच्चों क्या ही बताऊं मैं, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, तो आ जाएगा 0.4 जूल इज द आंसर। 0.4 जूल इज द आंसर। पढ़ो बता पढ़ो। नेक्स्ट पार्ट, यही बताना था क्या, खत्म हो गया है तो 0.4 जूल। नेक्स्ट पार्ट तो कर लो, अब ये मेरे से मत करवाओ यार, ये तो मत करवाओ मेरे से। नेक्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है। हाँ तो कितना आएगा, हाँ तो 5 माइक्रोफैराड आंसर। बेटा C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q/V, तो ये कितना आएगा 80 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 16, कैंसिल होगा तो आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड आंसर। 3 का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कितना हो जाएगा 15 आंसर। अब बता दो दिया, सेम रहेगा ना पोटेंशियल बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस हट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों रहेगा बेटा। अब इसमें देखो फर्स्ट पार्ट तो कैपेसिटेंस हो गया, बोला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द टू कंडक्टर। सुनो ध्यान से, इसमें दो केस है, मैंने बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया तो क्या बैटरी से कनेक्टेड था, अगर बैटरी से कनेक्टेड होता है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया होता है तो चार्ज सेम रहता है। तो इस केस में क्या सेम रहेगा, चार्ज। बच्चों क्या सेम रहेगा, चार्ज। तो पहले चार्ज कितना था 80, तो क्या पूछा है v इक्वल टू कितना होता है Q/C, तो Q कितना हो जाएगा 80, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 15, अरे कितना हो गया था 15 हुआ था ना कैपेसिटेंस। अब इसको सॉल्व कर लो, जो है वो आए उतना वोल्ट, इसका आंसर है। बच्चों आपको ये बात समझना है कि जब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट रहता है तो उसका V नहीं बदलता है, लेकिन चार्ज करके अगर कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया गया तो उसका Q नहीं बदलेगा। तो बेटा जब कनेक्टेड है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए तो याद रखना V फिक्स, तो चार्ज निकालने को बोलेगा। डिस्कनेक्टेड है उसको फिर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो Q फिक्स, तो K नया पता चल गया, मतलब C नया पता चल गया तो V निकालने को बोलेगा। समझ में आया ना, ऐसा फंडा टाइप का चीज है। लास्ट में और क्या बोला, अगर दो कंडक्टर पे चार्ज मैंने अलग कर दिया तो क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा। बच्चों चार्ज अलग किया तो कैपेसिटेंस चेंज होगा कि नहीं, चार्ज अलग किया कैपेसिटेंस चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा। बच्चों कैपेसिटेंस कहीं भी देखो, जैसे डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट कर दिया तो A∈0 K/D होता है, लेकिन कुछ लोग बोलोगे सर C बराबर Q/V नहीं होता है क्या, ये भी तो होता है। तो बच्चों याद रखना इन दोनों का रेशियो फिक्स होता है, अगर Q को बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, V को बढ़ाओगे तो Q बढ़ेगा, लेकिन C की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जैसे ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR होता है, R केवल रो L/A पे डिपेंड करता है उसको। अब ये बात अलग है कि तुम V बढ़ाओगे I बढ़ेगा, लेकिन R कांस्टेंट रहेगा। जैसे फाई इक्वल टू Li में L फिक्स होता है, क्योंकि L की वैल्यू कितनी होती है μ0n²V। तुम वोल्टेज करंट बदलते रह जाओ, फ्लक्स बदलते रह जाओ, भले डेफिनेशन में बोला जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस इज फ्लक्स पर यूनिट करंट, लेकिन तब भी बेटा L की वैल्यू फिक्स रहेगी। याद रखना तीन चीज C, R और L यानी LCR, ये सब मटेरियल और बाकी उसकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर डायमेंशन है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। बाकी करंट वोल्टेज कुछ भी बदले उनको कुछ लेना देना नहीं होता तीनों को। तो इसका आंसर है कि कैपेसिटेंस विल नॉट चेंज, चार्ज अगर बढ़ाओगे तो भी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। और पार्ट्स बेटा बस दो
हेल्प अप करूंगा 2 और बेटा, बहुत मारूंगा बेटा, मेरा प्लान फेल करता है। बच्चों पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, बी पार्ट इसका पढ़ लो। तुम लोग बचने का गलत देख रहे हो, तुम लोग क्वेश्चन को देखो। 4 बजे 3 बज रहे हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और रह गए, निपटा देते हैं हम लोग जल्दी से। पेपर 3 घंटे पढ़े तो और वाले पार्ट भी तो मैंने डिस्कस करे, मुझे एक्सप्लेन भी तो करना था, मुझे सॉल्व थोड़ी करना था। मतलब मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ा ना, सॉल्व करना होता तो जल्दी हो जाता, एक्सप्लेन करने में भी तो टाइम लगता है ना। मैंने कुछ बेसिक चीजें ही बताई जो कि उससे रिलेटेड थी, तो टाइम तो लगेगा ना। आर्यन क्या हुआ, आंसर बता दो यार। चलो मैं बताता हूं। तीन स्फेरिकल सेल है ए बी सी, सबका रेडियस आर है और हर के रेडियस के अंदर एक कंसेंट्रिक मेटल बॉल है। तो किसी को भी देख लेते हैं, चलो इधर देख लेते हैं। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ए बी सी के कारण एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम देयर सेंटर। सिंपल फंडा समझो एकदम। जैसे एक स्फीयर बाहर है, इसके ऊपर चार्ज है Q1, एक स्फीयर अंदर है, इसके ऊपर चार्ज है Q2। इससे r डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, करेक्ट, इसे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो इन दोनों चार्ज को हम कहां पे जूम कर लेते हैं, सेंटर पे। तो सेंटर पे अब टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। लेकिन बाहर वालों के लिए, अंदर वालों के लिए मामला अलग है। तो बाहर वालों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, K इक्वल Q1 प्लस Q2 इंटू अपॉन R स्क्वायर। तो अब देखो इन सब में Q1 प्लस Q2 का सम देखो सेम आएगा। पहले वाले में 6Q माइनस 2Q 4Q आया, दूसरे वाले में माइनस 4Q प्लस 8Q 4Q आया, तीसरे वाले में देखो 14Q माइनस 10Q 4Q आया। तो सबके चार्ज का रेशियो सेम, मतलब सबके सेंटर पे चार्ज सेम आएगा 4Q, और सबका डिस्टेंस भी 3r सेम, तो इसका सबका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। तो 1:1:1 खत्म हो गया। समझ में आया ना, मतलब ये बात समझ में आ रहा है जो मैं अभी बता रहा हूं ना बेटा। और बाहर वाले किसी भी पॉइंट के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो दो जितने, अगर 3 होता है ना तो 3 रख लेता सेंटर पे मैं। समझ में आया ना, बस याद रखना। लेकिन बाहर वाले के लिए, अंदर वाले के लिए अभी आपका उतना ब्रेन नहीं मैं समझाऊं, तो अभी बस बाहर जो क्वेश्चन है उसी पे फोकस करो। बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल लिखना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, सारे चार्ज को सेंटर पे रख दो जब बाहर वाले पॉइंट के लिए आप निकाल रहे हो कुछ। तो समझ में आया ना। दूसरा पार्ट पढ़ लो, एक बार पढ़ लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों आ जाओ, मैं बताता हूं। इधर देखो, इधर बच्चों आपसे बोला है कि
एक 6q चार्ज रखा है, एक -6q चार्ज रखा है, और ये रेडियस वगैरह इसका दे रखा है 5 सेंटीमीटर। वर्क डन बोला है C टू A ले जाने में। तो बेटा एक काम करो ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। तो इस place at the center semicircle as shown in the figure, an equal and opposite charge is placed at distance d 10 centimeter from BA. Charge of 5q is moved from this and this। ठीक है, तो बच्चों एक काम करो, पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख लो। कैसे लिखोगे? पोटेंशियल लिखने का फॉर्मूला KQ/R। तो दो पॉइंट के दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल बनेगा, एक इसकी वजह से और एक इसके वजह से। लिख लोगे? तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VC है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? VA। लिख लोगे कि नहीं? अरे डिस्टेंस ही तो यहां से B से लेके D तक की डिस्टेंस गिवन है। B से लेके D तक का डिस्टेंस कितना है? 10। B से लेके D तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 5 और ये डिस्टेंस भी 5 है। तो बेटा VA लिख लो, VC लिख लो। VA दो चार्ज की वजह से आएगा, VA जैसे लिख के देखो, VC लिख के देखो, VC कितना आएगा? तो इसके वजह से आएगा K इंटू 6Q, K इंटू 6Q डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? अरे ये टोटल यहां से यहां तक 10 है, तो 5 होगी ना, तो 5 प्लस, अरे रुक तो जाओ, हाँ, इंटू 10⁻², करेक्ट, टू सेंटीमीटर में। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके वजह से भी तो लिखोगे, तो इसके वजह से कितना होगा? K इंटू -6Q, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 5 इंटू 10⁻²। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया? 0। VC का पोटेंशियल 0 आ गया। VA का लिखो, VA का लिखो, तो VA का पोटेंशियल कितना होगा? यहां लिख रहा हूं, VA का इसके वजह से लिखो K इंटू 6Q डिवाइडेड बाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, बोलो 15, तो 15 इंटू 10⁻² प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि चार्ज माइनस है तो माइनस ले लो, माइनस K इंटू 6Q, ये वाला डिस्टेंस बता ना 5, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 5 इंटू 10⁻²। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है? Q इंटू डेल्टा V। तो बेटा Q इंटू डेल्टा V की जगह क्या लिख सकता हूं? VA माइनस VC। VC कितना है? 0। तो डायरेक्ट क्या करूंगा? Q इंटू VA। Q की वैल्यू कितनी है? 5 माइक्रोकूलम। पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V। अरे Q ही दे रखा था, मैं क्या करता? VA में 6Q क्यों लिखा? Q की वैल्यू एक Q ही लिख रखा है ना, चाहे 6 माइक्रोकूलम दे रखा है, चार्ज माइक्रोकूलम दे रखा है, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे Q लिखा था तो Q लिख दिया, बाकी माइक्रो दे रखा है, ये मिस्टेक इनका प्रिंटिंग का था, तो आई कंसीडर्ड दैट। आप इसको सॉल्व भी कर लेना, फिर 6 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा? ये फिर -6। अच्छा Q लिखा था बच्चों, तो मैंने Q लिखा, लेकिन वहां पे माइक्रो वाला मैटर था। ये कितना होगा? 6 इंटू 10⁻⁻6। अब कर लेना जो भी है, VA माइनस VC इंटू Q। Q के लो 5 माइक्रोकूलम में, सॉल्व करके जो है वो आंसर है, ठीक है बच्चों। ये जितने लोग अभी बचे हो ना, मुझे ये D और E सेक्शन दोबारा करके दोगे, या E सेक्शन के 6 सॉल्व करके दोगे मेरे को, E सेक्शन के 6, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, तुम तो बिल्कुल आधे से ज्यादा लोग का तो दिमाग शून्य पड़ा हुआ है, सॉल्व तो मैं ही कर रहा हूं ना, इसलिए बोला तुम अब सॉल्व करके मुझे इवनिंग तक भेजोगे ये जो E और, लेकिन चीटिंग मत करना, बस खुद करके देखना कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब आ जाओ 32, एक क्वेश्चन और। सॉल्व करोगे, इसीलिए तो बोला कि जितने बच्चे लास्ट में बचे हुए हैं सब मेरे को सेक्शन ई के 6 क्वेश्चन करके जाएंगे, दिखाएंगे 6 क्वेश्चन मेरे को भेजेंगे शाम तक, जितने भी बच गए बच्चों। जो बच गए हो आप लोगों को स्पेशल अप्रिसिएशन है मेरी तरफ से, चलो कम से कम इतना तो है कि इतना करेज है, फिजिक्स में कुछ कर सकते हो, यही चीज चाहिए, लड़ने की क्षमता चाहिए बच्चों। देखो एंजल का चली गई,
झेला ही नहीं गया। क्या 90 लाएंगे लोग बताओ? फिजिक्स में 85, मेरे को तो 80 मुश्किल लग रहा है। ऐसा पेपर सेम उठ के आ गया तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे लोग। बोलेंगे 3 घंटे में इतना दिमाग लगाए कौन? हैबिट तो बनाओ, तब तो इतना बैठने की हैबिट बनाओगे तब तो लगेगा। चलो बच्चों देख लो फटाफट जो भी है। प्रोटॉन है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, उसके ऊपर फोर्स वगैरह लग रहा है। देखो इधर बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी, पता है ना? तो बेटा V क्रॉस B होता है, तो V की तरफ हाथ रखते हैं और B की तरफ घुमाते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन आता है। यहां से प्रोटॉन इधर गया है तो मतलब फोर्स इधर लगा ना, तो V इधर था, अंगूठा ऊपर जाएगा तो V क्रॉस B, तो अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन पूछा है तो P पॉइंट पे अंदर होगा, Q पॉइंट पे, और Q पॉइंट पे भी अंदर ही होगा, Q पॉइंट पे अंदर होगा। R पॉइंट पे फोर्स उल्टा लगा हुआ तभी तो घूमा है, फोर्स उल्टा लगा हुआ तभी तो घूमा है ना, फोर्स उल्टा लगा है तब घूमा है। तो बेटा अब की बार फोर्स इस पॉइंट से फोर्स नीचे लगा है, अरे तभी तो अपना पाथ उल्टा किया ना, तो नीचे लगा है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी तभी तो थंब नीचे आया ना। तो यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इस पे इनवर्ड, इस पे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इस पे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। बेटा किस जगह B की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? तो जिस जगह फोर्स सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पॉइंट पे है? R पे। कैसे पता? अरे ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा मोड़ेगा ना, तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां, सबसे ज्यादा B कहां पे है? R पे। दूसरे नंबर पे कहां पे है? P पे। तीसरे नंबर पे कहां पे है? Q पे। आंसर हो गया। कुछ नहीं तो बोला था कि व्हाट इज द डायरेक्शन, बोला था व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो डायरेक्शन बता दिया, P Q पे इनवर्ड, V क्रॉस B से, और R पे आउटवर्ड। P पॉइंट पे थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ है, R पॉइंट पे मैक्सिमम डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो R पॉइंट पे B ज्यादा होगा। V तो सेम रहता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि V कभी भी, मैग्नेटिक फोर्स कभी V को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फोर्स इज ए पावरलेस फोर्स, वो कभी V नहीं बदल सकता। तो हर जगह V की वैल्यू फिक्स। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर V भी तो बदल सकता है, V नहीं बदल सकता, मैग्नेटिक फोर्स बदल ही नहीं सकता। सेकेंड पार्ट, बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? NIA। क्या होता है? क्या होता है NIA सुमरा? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ये होता है ना, ये नहीं होता है। NIA होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I होता है करंट, और ये होता है एरिया। तो बच्चों देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, लेकिन इसमें I का कहीं से भी टर्म नहीं है, तो I के टर्म को हटाना है। A का टर्म है, रहने दूंगा। N नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बोल रखा है, एक ही लूंगा, तो N की वैल्यू 1 हो गई। तो M का फॉर्मूला हो गया I इंटू ए। बेटा I इंटू ए, तो अब I हटाना है, तो I हटाने के लिए क्या करूं? कुछ जुगाड़ बताओ। तो सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अरे कोई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो नहीं होता है, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बेटा सेंटर पे कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r इज इक्वल्स टू बी। बी एट इट सेंटर बोला है ना, इसीलिए बी निकाला। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आएगी? आई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? बी इंटू 2r, आई की वैल्यू निकाल रहा हूं, बी इंटू 2r अपॉन म्यू नॉट। पुट करो, रुक जाओ देखता हूं ना, देख तो लेने दो। बी इंटू 2r अपॉन म्यू नॉट इंटू ए। अभी भी काम बना नहीं, आर हटाना पड़ेगा। आर हटाने के लिए क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, ए के टर्म में आंसर है ना, तो पाई, एक और भी तो चाहिए ना, पाई आर से करना पड़ेगा। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू कितनी आएगी? ए अपॉन रूट पाई। क्या गंदा काम कराते हैं यार लोग।
B इज इक्वल्स टू B अपॉन म्यू नॉट 2B अपॉन म्यू नॉट। A की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी आएगी, A ऐसे ही रहने दो, A अपॉन रूट पाई। कुछ नहीं, बकवासबाजी है ये बस। हो गया? अरे समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं करना है, जो फॉर्म दिया उसमें लाना है। दो जगह ऐसी कहानी देख चुके हो, एक ऊपर भी देख चुके हो, हाफ एल आई स्क्वायर वाले में जो फॉर्म दिया है उसमें लाना है। कर लोगे? देखो हिंट दे रखा है क्वेश्चन में कि बी क्या है, एट इट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड है। बच्चों ये सब आप फार्मूला याद कर लो। फार्मूला याद करने के लिए अगर एक बार फार्मूला, फिर बोला था मैंने कि मैं फार्मूला सीट वापस से ग्रुप में डाल दूंगा। कुछ चीजें डेराइवेशन और फार्मूले याद रखो। फार्मूला सीट बेटा रोज एक एक रोज फार्मूला, जितने दिन बचे हुए हैं 4-4 चैप्टर के फार्मूले एक बार रिवाइज किया करो। 4-4 चैप्टर 5-5 चैप्टर के 3-3 चैप्टर के डेराइवेशन देखा करो। हार्ड कॉपी ले लो, ग्रुप में फिर से डाल दूंगा, हार्ड कॉपी ले लो। हार्ड कॉपी लेके उसको रिवीजन किया करो लगातार। हो गया ये? नीचे वाला पार्ट देखो, तुम्हारे कितना किस्मत अच्छा है, इसमें टॉर्क वाला एक्सप्रेशन डिराइव करना है, नहीं कराऊंगा, खुद कर लेना। अरे NIAB याद है ना, M क्रॉस B NIAB साइन थीटा, हो गया कि नहीं? अभी बता देना मेरे को, बी वाला तो करना पड़ेगा। बस बच्चों एक क्वेश्चन और, वेरी गुड बच्चों। ये वाला करना पड़ेगा। पानी जाओ पियो, वो रखा हुआ है ऐसे सामने, जाओ चले क्या। बच्चों बस थोड़ा सा धैर्य रखो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग, लिटिल पेशेंस। काम हो जा रहा था, नहीं वो स्पीकर के पास रखा था, माइक सही कह रहा हूँ, एक्सीडेंटल हो गया लेकिन सही हो गया। एक्सीडेंट हुआ था, अब जैसे मैं माइक यहाँ पे लगाना भूल गया, तो मुझे अभी मैंने चेक किया कि अरे माइक कहाँ गया, वो ब्लूटूथ वाला माइक जिससे रिकॉर्ड हो रहा है। फिर मैंने देखा कि माइक तो वहाँ पड़ा हुआ है। फिर मैंने देखा इनको तो आवाज़ कम ही आ रही होगी, तो फिर मुझे याद आया कि अच्छा वहाँ पे स्पीकर भी रखा हुआ है, तो इंसिडेंटली माइक स्पीकर के पास था, तो उनको आवाज़ स्पीकर से जा रही है मेरी, पहले मेरी डायरेक्ट आवाज़ जा रही थी। बच्चों ऑडियो क्लियर है ना? Yes, sir. बहुत गलत टाइम में पूछ रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कुछ हो जाता है ऐसा। अरे इधर देखो, जल्दी खत्म करते हैं। इधर देखो फटाफट। बट बच्चों चार्ज पार्टिकल V है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, एक सीट से पास हुआ जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर दे रहा है, इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। तो बच्चों रेडियस कैसे इफेक्ट होगा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे इफेक्ट होगा? तो सीधा बात है ना, इतना दिमाग क्यों लगा रहा हो, काइनेटिक एनर्जी आधा किया है ना, तो रेडियस का क्या क्या फॉर्मूला होता है, mv/qb, याद है? इसी को p/qb भी लिख सकते हो मोमेंटम, इसी को और क्या लिख सकते हो, √2m k/qb। काम हो गया, बस यही तक देखना था। एक और होता है वैसे, क्या होता है, √2m q इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बाई qb। यही तक काम होगा। अब बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आधा कर दिया, तो बच्चों रूट के पे r डिपेंड करता है, तो r कितना हो जाएगा, r/√2, r/√2 हो जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, 2πm/qb। बच्चों ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से, तो टाइम पीरियड को काइनेटिक एनर्जी से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो नो इफेक्ट।
कोई इफेक्ट नहीं, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है काइनेटिक एनर्जी से, खत्म हो गया काम। आगे चलो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। 33, कौन बोला पेपर नहीं खत्म कर सकते, कर दिया। कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी का सेशन ही चल रहा है तो क्या बात है। अरे जल्दी आ जाओ। आर्यन, यू आर लेट बाय 1 क्वेश्चन, सॉल्व करके मेरे को चाहिए लेकिन वो क्वेश्चन। चलो बच्चों, डिफाइन, अच्छा पहले ये कर लेते हैं। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स, पता है? फ्रीक्वेंसी सेम हो या उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। बेटा ये नेसेसरी क्यों है कि अगर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, बेटा अगर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों डेल्टा फाई सेम नहीं रहेगा? अरे अगर मान लो कोहेरेंट नहीं रहे तो डेल्टा फाई कांस्टेंट नहीं आएगा ना, तो डेल्टा फाई कांस्टेंट नहीं आएगा तो जहां पे अभी मैक्सिमा बन रहा है वहीं पे कुछ देर बाद क्या बनेगा? मिनिमा, फिर मिनिमा मैक्सिमा, वो लगातार इंटेंसिटी चेंज होती रहेगी, जो कि ठीक बात नहीं है। हाँ क्या? हाँ हाँ, गधा कहीं का। बेटा लाइट दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकती, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि व्हाई द लाइट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। बच्चों इसका रीजन क्या है कि कितना भी, जैसे 2 फिलिप्स के बल्ब ले लो, तो 2 फिलिप्स के बल्ब की बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम ले लो, लेकिन बिकॉज ऑफ नेचुरल वेरिएशन ऑफ द क्रिस्टल कभी भी 2 अलग अलग सोर्स क्या हो सकते हैं, मतलब कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। जैसे एक में फ्रीक्वेंसी अगर 50 है, मान लो समझने के लिए बता रहा हूं, तो दूसरे में भले ही सेम बल्ब लो 50.01 50.02 हो जाएगा, इसलिए वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट, ठीक है ना बच्चों। अब अगला क्वेश्चन डायरेक्ट है कि 2 स्लिट है, 2 स्लिट है 0.1 mm अपार्ट, तो D की वैल्यू है 0.1। ये किससे क्वेश्चन है? YDSC से। और 1.2 मीटर स्क्रीन है, तो D की वैल्यू कितनी है? 1.20 मीटर। लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 600 नैनोमीटर। एडजासेंट फ्रिंज के बीच में दूरी कितनी होगी? फ्रिंज विड्थ पूछा है। अरे एडजासेंट मतलब पड़ोसी पड़ोसी फ्रिंज के बीच में दूरी कितनी होगी? तो फ्रिंज विड्थ पूछा है, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा डी अपॉन डी। वैल्यू फिल करना है, सॉल्व कर दो। डी की जगह क्या रखोगे? 0.1 इंटू 10⁻³ लैम्डा नैनोमीटर की जगह 600 इंटू 10⁻⁹ सॉल्व कर दो, जो आंसर है वो आएगा। फाइंड द एंगुलर विड्थ इन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो बच्चों इसमें जब YDSC होता है तो सारा का सारा फ्रिंज सेम विड्थ का होता है ना, YDSC में सारा सेम फ्रिंज का होता है। तो बेटा कोई भी क्या पूछा है? एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। एंगुलर विड्थ तो लीनियर विड्थ निकाल लो। लीनियर विड्थ किसके इक्वल होता है? बीटा के। बीटा किसके इक्वल होगा? लैम्डा डी बाई डी। तो मैंने आपको YDSC और डिफ्रैक्शन दोनों में सिखाया है कि अगर लीनियर विड्थ आपको पता है तो एंगुलर के लिए कैपिटल D से डिवाइड कर दो। लीनियर विड्थ अगर पता है, लीनियर डिस्टेंस पता है, एंगुलर डिस्टेंस पूछे कैपिटल D से डिवाइड मार दो। तो बेटा एंगुलर, यहां फर्स्ट फ्रिंज का एंगुलर विड्थ कितना होगा? तो कैपिटल D से डिवाइड कर दो। तो बेटा एंगुलर विड्थ विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल d। लैम्डा अपॉन स्मॉल d। कभी भी अगर आपको लीनियर विड्थ दिया हो, चाहे YDSC हो, चाहे बेटा डिफ्रैक्शन हो, YDSC या डिफ्रैक्शन कोई भी हो, उस समय आपको कैपिटल D से डिवाइड कर देना होता है। और अगर एंगुलर दिया है, जैसे डिफ्रैक्शन में जनरली क्या दिया होता है? एंगुलर। एंगुलर से लीनियर निकालना है, कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर दो। YDSC में क्या दिया रहता है? लीनियर। लीनियर से एंगुलर निकालना है, कैपिटल D से डिवाइड कर दो। बच्चों देखो सब मैं निकाल रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसीलिए आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, मैं क्यों भेजूंगा गधा, मैं तो अभी सॉल्व कर रहा हूं। बस बस हो गया, हो गया। अब और भी खत्म हो गया, अब देख लो, देख लो बच्चों, कर दिया ना 6 सवाल खत्म। वो मैंने किए हैं, तुम नहीं, वो तुम्हें बाकी अभी करना है।
डिफाइन वेव फ्रंट पता चल गया। वेव फ्रंट क्या है बेटा? कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। वो सारे पार्टिकल जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट है, कॉन्वेक्स पे गिर रहा है और रिफ्रैक्ट हो रहा है तो डायग्राम ड्रॉ करो। प्लेनर वेव फ्रंट है बेटा, ये मैंने कॉपी में डायरेक्ट बनवाया था कि अगर ये प्लेनर वेव फ्रंट है ऐसे ऐसे इससे गिर रहा है तो इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये वाईफाई जैसा होता है, याद है क्या? कैसा होगा बताओ? उल्टा? कंफ्यूज करोगे तुम लोग मेरे को। सही बनाया था मैं? गधा कहीं का, टाइम वेस्ट कर रहा है। सही बनाया था मैं? रिफ्रैक्टेड ऐसा ही होता है। अगर कॉन्वेक्स होता है ना तो उल्टा घूमता है। वैसे भी समझ लो, ये पतला है तो इधर से वेव जल्दी निकलेगी ना, तो ये वाली वेव इधर पतला है तो ये जल्दी निकलेगी तो ये आगे रहेगी, और ये मोटा है तो यहां से लेट निकलेगी तो वो पीछे रहेगी। इस तरह से वाईफाई टाइप का बनता है। बच्चों याद रखेंगे, कॉन्वेक्स रहेगा, अगर कॉनकेव रहेगा तो ऐसा बनता है, कॉनकेव रहेगा तो ऐसा बनता है, ठीक है ना। मिरर रहेगा तो कैसा बनता है? मिरर रहेगा तो अगर कॉनकेव मिरर है तो ये वेव फ्रंट ऐसा ऐसा करके छोटा होता है, अगर कॉन्वेक्स है तो ऐसा ऐसा करके बड़ा होता है। अब देखो लास्ट, a beam of light coming from a distant source is refracted by a spherical, पढ़ लो ये तो, हाँ कैसे? हाँ डिस्टेंस सोर्स यू इन्फिनिटी हो गया। बेटा ये इनफाइनाइट ऐसे लाइट आ रही है तो u की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, इसका रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला क्या होता है? n2 by v माइनस n1 by u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 by r। तो n2 की वैल्यू कितनी है? 1.5 अपॉन v माइनस n1 की वैल्यू 1 है, एयर है n1, तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 अपॉन r। r कितना है? 15 है, तो ये 1 पॉइंट कितना आएगा ये बताना। तो v की वैल्यू आ जाएगी 45, 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा 0। तो बच्चों v 45 आएगा, तो इस सरफेस से भी रिफ्रैक्शन कराना है ना अभी। अरे 45 आएगा मतलब ये पीछे इधर कहीं बन रहा होगा ना, यहां से 45 पे इमेज बन रहा है, इस वाले पॉइंट से 45 पे, 45 से, तो इससे कितनी दूरी पे बन रहा होगा बेटा? ये वाली दूरी 30 है ना टोटल, तो इससे बन रहा होगा 15 पे। एक और बार फॉर्मूला लगाना है यही वाला, तो इससे बनेगा, तो अब की बार u की वैल्यू होगी +15, u की वैल्यू +15 की होगी, इसका इमेज बना 45 पे, तो बेटा ये वाली पूरी डिस्टेंस 30 थी, तो अब की बार इस सरफेस पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ये वाला, तो u की वैल्यू कितनी होगी? 15। अरे विनोद नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया? अच्छा ये समझ में आ गया तुमको? ये समझ में आ गया, यानी इसके पोल से डिस्टेंस कहां पे बन, इसके पोल से v कहां पे है? 45 पे है, तो बेटा इसके पोल से है, तो अब इसका जो इमेज होगा वो अगले वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट होगा। अरे दो स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पे, पहचानो, तो अगले वाले का ऑब्जेक्ट होगा, तो बेटा अगले वाले का, तो इससे दूरी मुझे निकालनी पड़ेगी ना, इसका जो इमेज होगा उसकी दूरी मुझे इससे निकालनी है। तो यहां से यहां तक की 30 है, यहां से लेके यहां तक 45 है, यहां से लेके यहां तक 30 है, तो ये कितना होगा? 15 होगा ना, और प्लस का होगा क्योंकि राइट साइड में आ रहा है। r का वैल्यू कितना होगा? माइनस का होगा क्योंकि r लेफ्ट साइड में आ रहा है, -15। तो फॉर्मूला लगा दो बस, n2 by v, तो फाइनल है 1, n2 है 1, v की वैल्यू निकालनी है माइनस n1, अब की बार 1.5 लिया जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट n1 में माना जाएगा, 1.5 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू
1 माइनस 1.5 अपॉन माइनस आर कितना है -15। सॉल्व करना जो आएगा वो आंसर है। क्या खत्म कहाँ हुआ? सॉल्व करोगे तब खत्म होगा। अभी रे डायग्राम बनाना है इसका, अभी इसका रे डायग्राम बनाना है तब खत्म होगा ये। 15/2 कर लो भरोसा, कर लो भरोसा तुम्हारे ऊपर। v की वैल्यू बता रहा है 15/2 प्लस का ना, प्लस का ना। तो इसका रे डायग्राम अब बना रहा हूं मैं। तो पहले वाले v आया 45, दूसरा वाला v आया 15/2। तो ये 15/2 कहां से आया है? यहां से आया है। अब रे डायग्राम बनाता हूं इसका, पूरा गायब कर दिया, खुद कर लेना। कर दिया, खुद करना। रे डायग्राम, पैरेलल बीम आया, पैरेलल बीम ऐसे कन्वर्ज हुआ, तो कन्वर्ज कहीं दूर जाके हुआ, मतलब यहां तक गया, यहां तक जाके यहां पे कन्वर्ज होने वाला था। तो ये डिस्टेंस कितना था? 45, याद है ना तुम्हें? फिर ये बाहर निकला, तो बाहर निकले के बाद हल्का सा डाइवर्ज हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसका इमेज फाइनल कहीं यहां बना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 15/2। तो ये इसका आंसर है, ये इसका रे डायग्राम है। बच्चों क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने आप के लिए आप लोग तालियां बजा लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बड़े, अब आप लोग का होमवर्क है। वेरी गुड बच्चों, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। ठीक है बच्चों सुनो, अब मुझे ई सेक्शन का 6 क्वेश्चन आज रात के 12 बजे से पहले चाहिए। जितने बच्चे बच गए 12 बजे के पहले चाहिए मेरे को, व्हाट्सएप पे चाहिए मेरे को। ठीक है, ठीक है बच्चों, जाओ, बेस्ट ऑफ लक।